हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें हम देखेंगे फ्रेंड, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर किसी ने वो 8 प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमारी एंसेंट हिस्ट्री फ्रेंड्स, एंसेंट हिस्ट्री रामचंद्र शर्मा की बुक से और मिडेवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बुक से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्रेंड, MCQ फॉर्म में फ्रेंड्स। और ये हमारी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि विपिन चंद्रा की बुक से और प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ साथ हमारी इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना है फ्रेंड, 1.50 या फिर 1.75 पे, और 480 पिक्सल या फिर देखना आप 720 फीट फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। तो चलिए, और इसमें हम देखेंगे उदारीवादी चरण फ्रेंड, उदारवादी चरण देखेंगे। हम एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं फ्रेंड, मॉडर्न हिस्ट्री एकदम सीक्वेंस में चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स। तो स्वराज फ्रेंड, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे प्रथम किसने रखा था? तो ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने फ्रेंड्स। और कब रखा था? तो ये 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर रखा था फ्रेंड्स। कई बार पूछा है फ्रेंड, तो याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता है कि दादा भाई नौरोजी ने क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? तो 3 फ्रेंड, 3 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इनको हम डिटेल में देख चुके हैं। इनकी पुस्तक एक आई थी, अनब्रिटिश पावर रूल इन इंडिया फ्रेंड्स, पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया फ्रेंड्स, याद रखना। और इनको भारत का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ कहा जाता है फ्रेंड, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इतनी जानकारी बहुत है इनके बारे में फ्रेंड्स। बाकी हम डिटेल में देख चुके हैं, थोड़ा बहुत रह गया हुआ है, यानी कि नौरोजी को देखना फ्रेंड, तो यहाँ देख लेंगे फ्रेंड। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन तो ये बता दिया, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे चलिए, कांग्रेस में स्वराज का प्रस्ताव 1906 में फ्रेंड्स, 1906 में पारित हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य पूछा है। तो देखिए, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा है फ्रेंड। तो यहाँ पूछा है फ्रेंड, इसका उद्देश्य पूछा है फ्रेंड। तो ये मैंने बता दिया ना, कलकत्ता में हुआ था 1906 में अधिवेशन फ्रेंड, तो वहाँ पर स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था और इसका उद्देश्य पूछा है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आगे देखिए, सब शासन यानी कि सेल्फ रूल सुनिश्चित करना फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड। जो स्वराज शब्द फ्रेंड, स्वराज की प्रस्ताव रखा था 1906 में, तो उन्होंने क्या बात कही थी फ्रेंड्स? हमें चाहिए सेल्फ रूल यानी कि सब शासन फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय गेल्ड गेल्ड स्टोन की उपाधि किसको दी गई थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, और शायद आपने ये क्वेश्चन पहली बार सुना हो फ्रेंड्स। तो ग्लैड स्टोन की उपाधि दी गई थी दादा भाई नौरोजी को फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी फ्रेंड, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए, राजा फ्रेंड, राजा जनता के लिए बने हैं फ्रेंड, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था दादा भाई नौरोजी ने फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देख लीजिए आंसर। आगे चलिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, UPPC तो ग्रुप CD में कई बार पूछा है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी फ्रेंड्स प्रथम भारतीय थे। तो इन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था, या फिर किस पार्टी की टिकट इनको मिली थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिव पार्टी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए। भारतीय ग्लैंड स्टोन किसको कहा जाता है? तो ये एक उपाधि थी जो कि दादा भाई नौरोजी को दी गई थी फ्रेंड्स। आगे चलिए, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फ्रेंड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड, खासकर MTS फ्रेंड और बैंकिंग वगैरह में कई बार पूछा है इसको। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि थी फ्रेंड, तो ये दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। ऊपर बताया ना कि ये ग्लैंड स्टोन एक उपाधि थी जो कि दादा भाई नौरोजी को दी गई थी फ्रेंड, ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है फ्रेंड, यानी कि हमें बताना है दादा भाई नौरोजी के अगेंस्ट कौन सा कथन गलत है फ्रेंड। तो गलत ही ढूंढना है हमको। तो चलिए देखिए,
ऑप्शन नंबर डी को देखिए ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी से टिकट पर चुने गए थे ठीक है। तो अनुदारवादी पार्टी नहीं थी, अभी बताया ना कौन सी पार्टी थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी थी ठीक है। तो ये गलत है हमारा, और हमको गलत ही देखना था ठीक है। तो सही देख लेते हैं, क्योंकि जिन इनके जो सही तथ्य हैं यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं ठीक है। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछी है ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है ठीक है। सी नंबर देखिए, उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सही है ठीक है। और गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है ठीक है, क्योंकि यहाँ अनुदारवादी पार्टी नहीं था, कंजर्वेटिव पार्टी था ठीक है। आगे देखिए 12वां नंबर क्या कहता है, दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन गलत है ठीक है। तो चलिए गलत को ही देख लेते पहले, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए ठीक है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 4 बार अध्यक्षता की थी ठीक है। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, 3 बार की थी इन्होंने ठीक है, ना कि 4 बार ठीक है। 3 बार याद रखना, 3 बार ठीक है। तो ये गलत है, 4 बार नहीं की थी। आगे देखिए, वे पहले भारतीय थे जो अल्फिस्टन कॉलेज मुंबई गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे ठीक है। यानी कि इन्होंने मुंबई का जो कॉलेज वगैरह थी या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह थी, तो वहाँ पर फिजिक्स का लेक्चरार या फिर गणित का लेक्चरार नियुक्त किए हुए थे, तो ये दोनों ठीक है, ये सही है पहला। दूसरा देखिए, 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तार, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीसीएस में पूछ लेता है कि रफ्त गोफ्तार किसकी है, तो ये दादा भाई नौरोजी की है, मिलान करने में ठीक है ना, तो याद रखना। आगे देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं ठीक है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1879 ठीक है, 79 ठीक है ना, ये 79 नहीं है, ये 89 है ठीक है। 1889 यानी कि 1889 ठीक है, की एक समिति स्थापित हुई थी ठीक है। तो निम्न में से वो समिति का सभापति कौन था ठीक है। तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस को समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित हुई थी ठीक है। तो उस समिति के सभापति कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले पढ़ा था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद आपने ये पहली बार क्वेश्चन पढ़ा हो ठीक है, कि जो 1906 में कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर दादा भाई के जो नौरोजी का जो स्पीच थे या फिर जो पेपर पे स्पीच तैयार करके लेकर गए थे ठीक है, तो उनको अध्यक्षीय भाषण उनके बदले में ठीक है, यानी कि दादा भाई नौरोजी के बदले में उनका भाषण किसने पढ़ा था, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं डीप में ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन वही है ठीक है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था, तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले ने ठीक है। याद रखना, यहाँ पूछा है डायरेक्ट अध्यक्षीय भाषण को किसने पढ़ा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ऊपर पूछा हुआ था कि उनके बदले किसने पढ़ा था, तो बात एक ही है ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा है बट आंसर सेम है ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीतिक अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी समझा जाता है, तो ये थे बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ठीक है। साथ थोड़ा मैंने कलर चेंज करवाया है ठीक है, जो टाइपिंग का कलर है, वैसे हमारा हर बार की तरह ग्रीन कलर होता था ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको लाइट करवाया ठीक है। तो आप यहाँ देखते रहिए ठीक है उत्तर। आगे चलिए, तिलक ठीक है, तिलक ने पूर्ण सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था, तो ये हो जाएगा दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार को लोकप्रिय बनाने के लिए तिलक ने पूर्णा में सार्वजनिक सभा का उपयोग किया था ठीक है। आगे चलते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सीडी का फालतू क्वेश्चन, और ये यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा है कि महाराष्ट्र का जो गणपति महोत्सव है ठीक है, देवा ओ देवा गणपति देवा ठीक है, ये महाराष्ट्र का गणपति महोत्सव है, तो इसको शुरू किया था बीजेटी ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ठीक है। आगे देखिए ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, आगे चलते हैं ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से मध्यम मार्गी का कौन नहीं था, तो ये बीजेटी मध्यम मार्गी के नहीं थे ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है ठीक है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो ऐसा कर सकते थे बाल गंगाधर तिलक ठीक है, इन्होंने आरोप लगाया था। आगे चलते हैं ठीक है, कांग्रेस ठीक है, किसने कांग्रेस पर अनुनय ठीक है, विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था, तो बीजेटी ठीक है, बाल गंगाधर तिलक।
स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था BGT यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1893-94 में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तक लिखी थी? फ्रेंड्स, तो न्यू नामक पुस्तक लिखी थी। लेख श्रृंखला के उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना थी। फ्रेंड, तो ऐसा करता था अरविंद घोष। फ्रेंड्स, ये याद रखना। फ्रेंड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तक किसकी है? फ्रेंड्स, तो ये थी अरविंदो घोष की। फ्रेंड्स, आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? फ्रेंड्स, तो ये था अरविंदो घोष ने। फ्रेंड्स, आगे चलिए, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, तो ये अरविंदो घोष से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, इसका प्रतिपादन अरविंदो घोष ने किया था। फ्रेंड्स, आगे चलिए, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? तो ये थे BCP यानी कि बिपिन चंद्र पाल। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था किसने? बताइए। तो ये कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक उद्धार था। ठीक है, कारण क्या कहता? कारण देखिए, यह इसमें सम्मिलित होने वाले समाज समूह को संकीर्ण हितों से लड़ना चाहता था। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ये सही क्यों है? तो देखिए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। तो ये सही है। ठीक है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ठीक है, तो ये गलत है। ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, BGT ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या कहता है? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। ठीक है, तो पहला ही गलत है। ठीक है, आगे चलिए, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, तो देखिए कहाँ लिखा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, एक सेकेंड। ठीक है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, ठीक है, ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट UPSC की है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एक लाइन से आप पकड़ सकते हो। ठीक है, देखिए 31 नंबर क्या कहता है? ठीक है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक यानी कि वो ग्रेजुएट हो गए थे। 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर लग गए थे। सुधार के सह संपादक। 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सभा के सम्मेलन के मंत्री। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री बने थे। 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक। 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक। ठीक है, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यानी कि इन सब में से एक की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 39 वर्ष की अवस्था में, जिसे ठीक है यहाँ से पकड़ सकते हो आप, जिसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, तो ये है हमारे काम की लाइन। ठीक है, ऊपर ये सारी राम कथा लिखी हुई है, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए, जिसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये राम कथा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो, और ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले पता लग गया होगा। ठीक है, कल भी मैंने इनके बारे में बताया था। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी, ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही शांति प्रिय के आदमी थे। ठीक है, शांति प्रिय थे। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1905 में, यानी कि बनारस में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। ठीक है, आगे चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कब की थी? तो ये 1905 में की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। ठीक है, बता दिया। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी का सिद्धांत औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एकदम ठीक है डीप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका बताइए क्या आंसर है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि जो धन निकासी का सिद्धांत दिया था ना, क्या कहते हैं, दादा भाई नौरोजी ने, तो वो कांग्रेस ने कब अडोप्ट कर लिया था या फिर स्वीकार कर लिया था? तो बताइए कब कर लिया था? ये कर लिया था कब?
1896 में, ठीक है। 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन था, वहाँ पर धन निकासी का सिद्धांत कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था या फिर मंजूर कर लिया था, ठीक है। 1896 का कलकत्ता का अधिवेशन, ठीक है। तो याद रखना, ये A1 क्वालिटी का डीप लेवल का क्वेश्चन पुट करवाया है मैंने, ठीक है। और 1896 की डेट देख कर कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये सिर्फ लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, जुड़े रहिए लास्ट तक, ठीक है। आगे चलिए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, ठीक है। तो ये बताइए कौन सी आंदोलन पद्धति थी। तो ये थी राजबाम बंद आंदोलन, ठीक है। आगे देखिए 39 नंबर क्या कहता है, ठीक है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो बताइए क्या था। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्वयं राज्य, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ठीक है। यहाँ पूछा है 20वीं शताब्दी के 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशिक स्वायत्तता, ठीक है। औपनिवेशिक स्वायत्तता था इसका लक्ष्य, ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अधिकतर वामपंथी नेता थे, तो ये शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था। तो ये बता दिया WC बनर्जी, ठीक है। तो कल की मैंने वीडियो 8 नंबर का प्रैक्टिस स्टार्ट कराया है, ठीक है। तो उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन वगैरह हुए हैं, तो उन सबके ट्रिक की वीडियो से बताया है, ठीक है। ट्रिक वगैरह से बताया है, ठीक है। ट्रिक बताई थी बंटी, BNTY, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरू के 4 अधिवेशन वगैरह हुए हैं, तो उन 4 अधिवेशन की ट्रिक है बंटी, ठीक है। अब ये मत कहना कि बंटी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, वो मुझे पता है गलत है, बट यहाँ मैंने ट्रिक के लिए सिर्फ इस स्पेलिंग को लिखा है, ठीक है। अगर ये पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बा से बनेगा बैनर्जी, ठीक है। बा से बनेगा बैनर्जी, जो कि ये लिखा है। एन से बनेगा, ठीक है। दूसरे नंबर का पूछ ले अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी, तो एन से बनेगा नौरोजी, ठीक है। अगर ये पूछ ले तीसरे कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बना है हज़ारों बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह अध्यक्ष कौन था जो मुस्लिम था, ठीक है। या फिर ये ऐसे क्वेश्चन बना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो ये टी से बनेगा तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब, ये एक मुस्लिम थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था या फिर प्रथम यूरोपीय अफसर कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये ट्रिक है ना बंटी, TY, ठीक है। तो इस बाई से बनेगा जॉर्ज यूले, ठीक है। बाई से बनेगा यूले, यानी कि जो प्रथम यूरोपीय था या फिर अंग्रेज़ था। और टी से बनेगा तैयब, यानी कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। एन से बनेगा नरोजी और बी से बनेगा बैनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो मैं सीक्वेंस में पार्ट करा रहा हूँ ना, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। जो 8वां पार्ट है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बुक में दिए है ना, बिपिन चंद्रा की बुक में, ठीक है, सीक्वेंस में चैप्टर वाइज, तो मैं उसी चैप्टर वाइज ही चल रहा हूँ। तो आगे देखिए 42वां नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नरम दलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो बताइए नरम दलीय नेताओं में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ठीक है। तो यहीं देख लेते सीधा, ठीक है। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए C नंबर, ठीक है। C को छोड़िए, पहले A से देखते हैं, ठीक है। हमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, नरमपंथी नेताओं की, ठीक है। नरमपंथी नेताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखिए, वे भारत की संपदा के अपव्यय के लिए ब्रिटिश की आलोचना करते थे, ठीक है। करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि भारत में इतना शोषण किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो आलोचना तो बनती थी, पहला सही है, ठीक है। वे विदेशी माल के बहिष्कार की वकालत करते थे, वकालत भी करेंगे क्योंकि हमारे देश का माल सस्ते दामों पर ख़रीद लेते थे। तो विदेशी माल, ठीक है, विदेशी माल जो इंग्लैंड से हमारे देश में आता था, वो अंग्रेज़ हाई क्वालिटी पे बेचते थे, ठीक है। तो वो वकालत तो करेंगे ही, ठीक है। तीसरा देखिए क्या कहता है, ठीक है। वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की अपेक्षा करते थे, अपेक्षा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था उपेक्षा, ठीक है, ठीक है। अपेक्षा करते थे, ये गलत है, ठीक है। अपेक्षा नहीं करते थे, ये गलत है। चौथा देखिए, ब्रिटेन के साम्राज्यिक अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई जा रही जानदार भूमिका को समझते थे, तो ये सही है, ठीक है। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि ग्रामीण जन के शोषण की
उपेक्षा करते थे, तो ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उदारवादी संगठन खत्म होता है। अब चलते हैं हमारे भारत में जो भी था। ठीक है, शिक्षा और प्रेस का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर यही है। ठीक है, भारत में शिक्षा वगैरह क्या थी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हज़ारों बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा जाता होगा। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो किससे बिलोंग करती है, तो ये शिक्षा से बिलोंग करती थी। और ये कौन लेकर आया था, तो ये झंडूराम मकाले। ठीक है, ये हमारे गरीब जनता, ठीक है, हमारे जो गरीब जनता के ऊपर यानी कि 1853 वगैरह में ये कुछ लेके आया था, पता नहीं 1835, ठीक है, 1835 में लेकर आया था। और उस टाइम हमारी जनता इतनी दुखी हुई थी, ठीक है, दुखी हो रही थी, कुछ तो अकालों की वजह से और कुछ अंग्रेज़ों की वजह से। और ये झंडूराम एक नई चीज़ लेके आया था हमारे देश में, पूरे देश में, मतलब अंग्रेजी शिक्षा, यानी कि जो भी पढ़ाई वगैरह होगी वो इंग्लिश मीडियम से होगी। ठीक है, मतलब सबको इंग्लिश मीडियम यानी कि अंग्रेजी बनाना चाहता था अपनी तरह। और अंग्रेज़ क्यों बनाना चाहता ये भारतीयों को पढ़ा लिखा कर, क्योंकि ये सोच रहा था हम भारतीयों को लालच देंगे और जो थोड़े पढ़े लिख जाएंगे तो इनको एक छोटी ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी वगैरह की क्लर्क वगैरह की पोस्ट दे के और उनको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उनको हम ज़िंदगी भर शोषण करते रहेंगे। तो ये इनका प्राइम टारगेट था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक था, तो ये झंडूराम मकाले। ठीक है, आगे देखिए, और इसने क्या कहा था, ये देखिए, ये आते ही एक बात इसने कही थी कि जो भारतीय सभ्यता वगैरह है या फिर भारतीय जो धर्म वगैरह है या भारतीय जो शिक्षा वगैरह है, तो उसके बारे में इसने एक बात कही थी। जो यूरोप, ठीक है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ठीक है, ये कथन कहा था मैकाले ने। ठीक है, मतलब इसने कहा था, मतलब यूरोप में कोई लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर यहाँ कोई अलमारी है। ठीक है, और उस अलमारी का एक हिस्सा यानी कि एक जो ड्रॉर कह लो या फिर एक खाना कह लो या फिर एक बॉक्स कह लो, ठीक है, तो भारतीय ज्ञान और अरब दुनिया का ज्ञान या फिर साहित्य तो यूरोप में रखी एक पुस्तकालय में अलमारी का एक भाग कह लो या फिर एक ड्रॉर कह लो या फिर एक कह लो खाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कहा था झंडूराम मकाले ने। ठीक है, ये देखिए, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया, तो ये 1835 में लेकर आया था झंडूराम फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, लॉर्ड मकाले, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, जो कि शुरू में बता दिया है। आगे देखिए, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किया था, तो ये लॉर्ड मकाले पूरे भारत पर अंग्रेजी शिक्षा थोपना चाहता था। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, देख लो, भारतीय उस टाइम इतने दुखी थे, अंग्रेज पूरा शोषण कर रहे थे और ये एक नई चीज़ लेके आ गया था और बेचारे दुखी हो गए थे। ठीक है, कि जो भी पढ़ने थोड़े बहुत जाते होंगे, उनको पहले ही दुखी थे, वो पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे। ठीक है, और ये एक नई चीज़ लेके आ गया था कि हिंदी छोड़ो, अब तुमको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, तो ये 1835 में मकाले का जो मिनट का या फिर जो फिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर आया था उससे पढ़ी थी। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया कि हिंदी को भारतीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाना चाहिए, तो ऐसे तो देव मुखर्जी ने कहा था। ठीक है, आगे चलिए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिलेगी। ठीक है, मदद मिली या फिर मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली। ठीक है, तो ऐसा किसका कहना था। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर हो जाएगा अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहन देने में। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा लाने से भारतीयों को मदद मिलेगी। ठीक है, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहन देने में। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, ये वो ऐप का नाम है। ठीक है, जिससे मैं डाटा प्रिंट करके स्कैन करता हूँ। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये वो डाटा ऐप है जिससे मैंने मतलब टाइप करके पीडीएफ से स्कैन करा है, पीडीएफ में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने बता दिया, फिर भी आप वो आगे दे लिए। देसी भाषा। ठीक है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 1878। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित हुआ था, तो ये लॉर्ड लिटन। आगे देखिए, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पाबंदी और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी, तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय प्रेस पर कब प्रतिबंध लगाया गया था या फिर कौन से एक्ट के थ्रू प्रतिबंध लगाया गया था, तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, याद रखना। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त हुआ, तो लॉर्ड रिपन। आगे चलिए,
निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन था? तो ये सैयद अहमद खान। आगे देखिए, सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। स्टूडेंट्स आप यहाँ देखते रहिए और यहाँ से आप यहाँ भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स आगे चलिए, इनको सही क्रम में सजाना है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स सही क्रम में लगा देते हैं अभी। स्टूडेंट्स तो देखिए सबसे पहले कौन आया था? मकाले। स्टूडेंट मकाले का जो अधिनियम वगैरह आया था अंग्रेजी शिक्षा का 1835। स्टूडेंट्स आगे देखिए, उसके बाद आया था वुड्स का डिस्पैच। स्टूडेंट 1854। स्टूडेंट ये यूपीपीसी में कई बार लगाने के लिए पूछ लेता है, इसलिए मैंने भी यहाँ से क्वेश्चन पुट करके डाल दिए स्टूडेंट्स। और उसके बाद आया था इंडियन एजुकेशन स्टूडेंट्स हंटर कमीशन, ये आई थिंक 1882 का है हंटर कमीशन स्टूडेंट। और ये पूछ ले, कई बार पूछा है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक यानी कि प्राइमरी शिक्षा से स्टूडेंट 1882। और उसके बाद आया था तीसरा स्टूडेंट यानी कि द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट स्टूडेंट्स। तो ये कब आई थी? सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट ये आई थी 1917 स्टूडेंट्स, याद रखना 1917। आप देख लीजिए सबसे पहले कौन बनेगा? सबसे पहले 35 यानी कि 2, फिर उसके बाद 1 1854, फिर 1882 में आई थी हंटर रिपोर्ट और फिर 1917 में सार्जेंट रिपोर्ट स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए आंसर स्टूडेंट, जो ये मैंने इनके सन लिखवाए हैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत ही। आगे देखिए, अगर यहाँ समझना आए ना जो मैंने लिखवाए हैं स्टूडेंट, जो मैंने इनके सन लिखवाए हैं ना, अगर यहाँ समझना आए हो जो मैंने लिखवाए हैं तो हम नीचे इनको देखेंगे डिटेल में स्टूडेंट्स। आगे देखिए, भारतीय शिक्षा निम्नलिखित युगांतरों के कारण स्टूडेंट्स, युगांतर चरणों पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बताना है क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर कालानुक्रम में सजाना है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ भी कालानुक्रम में सजाना है, तो चलिए सजा देते हैं। सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी स्टूडेंट्स, कहाँ पर? कलकत्ता में स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आई थी एडम्स की रिपोर्ट और फिर वुड्स का डिस्पैच आया था 1854 में स्टूडेंट्स, याद रखना 1854। और उसके बाद आया था क्या? कलकत्ता विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स। तो हो जाएगा 1 1 3 4 2 स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 3 4 2। आगे चलिए, यहाँ पर कालानुक्रम में लगाना है, तो चलिए देखिए सबसे पहले स्टूडेंट प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम आया था स्टूडेंट। और उसके बाद ही आई थी एजुकेशन रेजोल्यूशन। और उसके बाद सती प्रथा का निषेध। सती प्रथा का निषेध वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सती प्रथा 1829 में समाप्त कर दी थी किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टूडेंट्स। इनको बेशक भूल जाना, लेकिन सती प्रथा का जो निषेध या फिर पाबंदी कब लगाई गई थी? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक स्टूडेंट, ये याद रखना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 स्टूडेंट्स। आगे देखिए, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार सीधा ये पूछ लेता है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये 1854 में जो वुड्स का डिस्पैच आया था उसको स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए 1854 में सर चार्ल्स वुड्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच को स्टूडेंट्स, सीधा कई बार ये ऑप्शन में ये लिखा मिलता है चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच जो 1854 में आया था, इसी को भारत में मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा का स्टूडेंट्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से स्टूडेंट थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, अब सही दिखाई देगा आपको। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक ने भारत में बड़े प्रांतीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? तो ये गया था 1854 का जो वुड्स का डिस्पैच आया था स्टूडेंट्स। वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से था स्टूडेंट्स, 1854 में आया था, कई बार बता दिया। आगे चलिए, चार्ल्स का वुड्स का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बना है, तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा से स्टूडेंट्स। आगे देखिए 1854 में स्टूडेंट, 1854 की वुड्स विज्ञप्ति या फिर विज्ञप्ति को क्या बोल लूँ, तो नोटिफिकेशन आया था स्टूडेंट्स 1854 का जो वुड्स का विज्ञप्ति कह लो या फिर नोटिफिकेशन कह लो स्टूडेंट। विज्ञप्ति की अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो बताइए क्या शिक्षा का लक्ष्य था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों को साक्षरता का बढ़ावा देना स्टूडेंट। ये एक नई चीज़ लेकर आया था और ये भी अंग्रेजी भाषा को उस टाइम सपोर्ट कर रहा था स्टूडेंट्स, याद रखना। कई बार क्वेश्चन अगर ये बन जाएगा कि 1854 का जो वुड्स डिस्पैच आया था स्टूडेंट, तो उसने किस शिक्षा पर जोर दिया था? तो अंग्रेजी शिक्षा पर स्टूडेंट्स, याद रखना। आगे चलिए 1784, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट,
तो बताइए क्या था। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन करना। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्राइम टारगेट था। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है, सीधा फैक्ट के रूप में और मिलान करने के लिए रूप में सीधा। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। आगे देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय तो ये विलियम जोन्स को दिया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, ये ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन ये पूछा होगा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। अगर ये पूछ रहे कब पढ़ा था, तो 1837। ठीक है, 1837 याद रखना, सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो ये थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, ठीक है, जुड़े हुए थे। बाकी और क्या है, ठीक है, और ये वारेन हेस्टिंग्स वगैरह के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, तो आगे चलिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये वारेन हेस्टिंग्स था, देख लीजिए आ गया है। ठीक है, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे। ठीक है, तो विलियम जोन्स क्या थे, तो ये उच्चतम न्यायालय के एक जज थे। ठीक है, विलियम जोन्स का नाम किससे जुड़ा हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। तो ये विलियम जोन्स कौन थे, तो ये A1 क्वालिटी के जज थे। आगे देखिए, हेनरी। ठीक है, हेनरी विलियम डेरोजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये हुआ था यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे तो ये हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है, और इनके साथ में कौन था, तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज और आंग्ल भारतीय दोनों सदस्य थे, तो ये सही है। ठीक है, आगे देखिए, जब नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन हुआ तब इंडियन एसोसिएशन के नेता बनर्जी थे। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला सही है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो इंडियन स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की थी। पढ़ने सही सही लग रहा है। आगे देखिए, बाद के वर्षों में, ठीक है, बाद के वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति में इजाफा हुआ। ठीक है, तो ये पढ़ने से ही सही लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ये सही है और गलत है। ठीक है, आर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बी है क्या। ठीक है, तो ए हमारा सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, जो यहाँ पूछा है बाद के वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति में इजाफा हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, और ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि मोहम्मडन इंडियन ओरिएंटल कॉलेज स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में किसने की थी, तो सैयद अहमद खान है। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए विचार करते हैं। ठीक है, कथन क्या कहता है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा में वृद्धि का जोरदार समर्थन किया था, तो ये झंडूबाम तो समर्थन करेगा ही। दूसरा देखिए, कारण क्या कहता है, मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धति, ठीक है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत में औद्योगिकरण होगा। ठीक है, तो ऐसा तो ये कुछ सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है, ये बोल कुछ रहे थे और उस टाइम कर कुछ रहे थे, यानी कि ए सही है और गलत है। ठीक है, तो ये देखिए, ए सही है और गलत है। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि अंग्रेज़ भारत में चाहे कुछ भी कर दें, कुछ भी, चाहे कुछ भी ले आए, मतलब हिंदी में शिक्षा दें या अंग्रेजी में दें, नो मैटर अबाउट डैट। ठीक है, लेकिन उनका प्राइम टारगेट था भारतीयों को, भारत का शोषण करना, भारत की चीज़ों का शोषण करना और उस सबको ढोकर इंग्लैंड ले जाना, यानी कि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे थे। ठीक है, और यहाँ भी ये प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, जो कि मैंने बता दिया है, आगे देखेंगे। ठीक है, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सही नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वर्तिकाएँ देना तथा प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन जारी रखा जाना। ठीक है, तो ये सब सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं, या फिर इनको भी देख लो जो सही है। ठीक है, इसे मकाले की सलाह पर गवर्नर विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, किसको, 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम आया था। ठीक है, तो इसको मकाले की सलाह पर
विलियम बेंटिक ने प्रस्तावित किया था, यानी कि इसको हरी झंडी दिखाई थी विलियम बेंटिक ने। आगे देखिए बी नंबर क्या कहता है, इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षित करने का, ठीक है, इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण करने की भाषा बनाया, ठीक है, तो ये भी सही है। आगे देखिए शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजों को औपचारिक स्थानीकरण के साथ भारतीय शिक्षा की एक नई दिशा अवस्था तैयार की गई, ठीक है, तो ये तीनों सही है, लेकिन चौथा गलत है। आगे देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कथन क्या कहता है, भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में ठीक है, 1911 में अस्वीकृत किया गया था, मतलब वो रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, तो पहला सही है। और देखिए क्या कहता है, यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता, ठीक है, तो ये सही है। मतलब जो प्राइमरी शिक्षा का जो अनिवार्य बिल बनाया गया था 1911 में, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और यहाँ बताया जा रहा है कि अगर प्रत्येक खेतिहर यानी कि किसान वगैरह सब कुछ पढ़ लिख के A1 क्वालिटी के बन जाते तो अंग्रेज़ों की तरफ मतलब असंतोष बढ़ जाता। मान लो किसान वगैरह भी पढ़े लिख जाते तो वो समझदार हो जाते, ठीक है, अपने हकों की मांग रखते, तो इसके कारण असंतोष तो भड़कना ही था। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, दोनों सही हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये देखिए ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन और पालतू क्वेश्चन है UPPCS का, ठीक है। तो चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। जोनाथन डंकन, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोनाथन डंकन कहाँ से जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे बनारस है क्या कहीं ऑप्शन में, तो ये यहाँ देखिए संस्कृत कॉलेज बनारस, ठीक है, यानी कि 5वां। सर विलियम जोन्स, ठीक है, तो सर विलियम जोन्स कहाँ से जुड़े हुए थे, तो ये बताइए, तो ये जुड़े हुए थे बंगाल एशियाटिक ऑफ सोसाइटी से, ठीक है, तो अभी पढ़ के आए हैं, यानी कि एक, ठीक है। बारन एस्टिंग, तो ये कहाँ से जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे कलकत्ता में मदरसा बनवाया था, यानी कि 2। और विलियम बेंटिक, ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने बनवाया था मेडिकल कॉलेज, यानी कि 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 51-23, ठीक है। दोबारा देख लीजिए आंसर, देखिए पहले, ठीक है, ये हो गया 51-23 अपना, दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये डंकन साहब जाएंगे कहाँ, बनारस, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रुप CD में सीधा पूछ लेता है। सर विलियम जोन्स ऊपर पढ़ के हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए थे। बारन एस्टिंग कलकत्ता में मदरसा बनवाया था और विलियम बेंटिक ने बंगाल में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल से वकालत की थी, ठीक है, जोड़ तोड़ से वकालत की थी, तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा कदम सही नहीं है, ठीक है। तो सार्जेंट शिक्षा योजना, ठीक है, तो ये मैंने बताई ना, सार्जेंट शिक्षा योजना ये 1917 में आई थी, ठीक है। बाकी हंटर कमीशन बता दिया 82 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। सार्जेंट तो ये 1915 में नहीं आई थी, ये आई थी 1917 में, ठीक है। और हंटर आयोग, ठीक है, हंटर समिति, तो ये 1929 में, ठीक है। हंटर नहीं है ये, हार्टोग समिति, ठीक है, ये 1929 की है। हमें गलत बताना था तो गलत ये है, ठीक है, ये 1917 में आई थी। हंटर कमीशन ये बता दिया कब आया था, ठीक है, तो इसने प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया था, प्राइमरी शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है, तो ये देख लीजिए। हंटर आयोग निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया था, तो ये प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है, कई बार पूछा है ये। आगे देखिए हंटर शिक्षा की रिपोर्ट में किसके विशेष जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, तो ये देख लीजिए 1982, ठीक है। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये W हंटर है, ठीक है, तो ये देख लीजिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन बनाए तो अध्यक्षता की थी W हंटर ने। और कई बार पूछ लेता है कि हंटर रिपोर्ट कब आई थी, तो 1882, ठीक है। हर तरीके से मैं आपको तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चन भी और आप लोगों के माइंड को भी, ठीक है। सैडलर आयोग संबंधित है, तो ये भी शिक्षा से संबंधित था, ये देख लीजिए, ये आया था 1917 में, ठीक है। आगे देख लीजिए सैडलर, ठीक है, तो ये सैडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ था, तो ये शिक्षा से, ठीक है। आगे देखिए सैडलर आयोग किस विषय में सिफारिश करता था, भारतीय शिक्षा। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने जब कराया था ना डी के कर्वे और क्या कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह का नाम बताया था। इनको याद रखना, इन्होंने महिलाओं के लिए, ठीक है, विधवा महिलाओं के लिए और महिला शिक्षा के लिए बहुत ही सारा काम किया था। तो ये देखिए भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D के कर्वे ने की थी, ठीक है। अब पूछ ले कहाँ पर,
तो ये की थी मुंबई में आई थिंक। ठीक है, आगे देखिए 1906 में मुंबई, ठीक है, मुंबई में ही की थी प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे किसका हाथ था? ठीक है, महान D.K. कर्वे का हाथ था। ठीक है, यहाँ देखिए मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे किस महान व्यक्ति की शक्ति था या फिर किस महान व्यक्ति का हाथ था? तो ये थे D.K. कर्वे। ठीक है, आगे चलिए प्रथम महिला विश्वविद्यालय तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना बता दिया है। आगे देखिए बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में 1849 में एक विद्यालय की स्थापना एक युगांतरकारी घटना थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इसका संस्थापक था? तो बताइए कौन था? तो ये थे J.E.D. बैथ्यून। ठीक है, यानी कि बंगाल में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा में कलकत्ता की जो एक विद्यालय बनाया गया था तो किसके कारणों से बना था? तो ये थे बैथ्यून। ठीक है, बैथ्यून ने A1 क्वालिटी का सपोर्ट किया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने J.E.D. बैथ्यून गहरे रूप में जुड़े हुए थे? तो J.D. बैथ्यून स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि फीमेल एजुकेशन से जुड़े हुए थे J.D. बैथ्यून। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर में था? तो मेटकाफ। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए निम्नलिखित में से अंग्रेज शासकों में से किसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय जाता? तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चार्ल्स मेटकाफ ने जो मतलब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या समाचार पत्रों पर जो बैन लगाया हुआ था उसको हटा दिया था। ठीक है, याद रखना। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरणा किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर इफ। ठीक है, अलेक्जेंडर इफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? तो ये थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, 59 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो ये थे, बताइए, ये थे बाबू प्रसाद गुप्त। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। आगे चलिए वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज तो ये डंकन साहब का है, ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, ये ऊपर बता दिया है। आगे चलिए ठीक है, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए भारत में अंग्रेजी ने, ठीक है, अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था तो ये कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज होना चाहिए था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा बनवाया था कलकत्ता में। ठीक है, और किसने बनवाया था? तो बता सकते हैं, ऊपर मैंने पढ़ा दिया। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो समझ गए हुए 63 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में? तो ये बीरभूमि। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजश्री शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? ठीक है, मतलब जो ये राजा वगैरह थे तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पृथक शिक्षा का संस्थान की आवश्यकता पर जोर दिया था तो ये दिया था कैप्टन बॉल्टर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये देखिए राज परिवारों की शिक्षा में नियमित बने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम कौन अस्तित्व में आया था? तो ये सबसे पहले बनवाया था राज्य के परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए अजमेर में मयो कॉलेज। ठीक है, मयो कॉलेज। और इस मयो का नाम याद रखना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी मयो के काल में। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं भारत के 3 प्रथम विश्वविद्यालय थे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। तो इनकी स्थापना हुई थी 1857 की क्रांति में, यानी कि 1857 में। डिफेंस 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड में किस विश्वविद्यालय के प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो ये था लंदन है क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डिफेंस लंदन विश्वविद्यालय का प्रतिमान के रूप में लिया गया था। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, बता सकते हो इसका आंसर? फ्रेंड्स इसको कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी अगर नहीं बताओगे तब भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा। फ्रेंड्स तो चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स तो इसका आंसर आप बताना, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ। तो पहली समाचार एजेंसी थी भारत की, फ्रेंड्स तो वो थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
ठीक फ्रेंड्स, आप कष्ट मत करना बताने का। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना पहली समाचार एजेंसी थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ, देखो मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो मान लो बीच बीच में बोलते हैं कि जाओ पहले सब्सक्राइब करके आओ, वीडियो को लाइक करो। ठीक फ्रेंड्स, मैं एक बार बोलता हूँ तो फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा देख लो, A1 क्वालिटी का डाटा आपको प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कर ही सकते हो। लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब इनएक्टिव की तरह मतलब बिल्कुल ही बुझे हुए पड़े रहो। ठीक है, वीडियो देख लो, कम से कम लाइक तो कर सकते हो। ठीक है, A1 क्वालिटी का डाटा आपको मिल रहा है और वो भी फ्री में। अगर मैं और चैनलों की तरह अगर ये कह दूँ कि ये 99 में आपको ये PDF मिलेगी, ठीक, मतलब बंगाल आंदोलन है या फिर बंगाल विभाजन हुआ है, ठीक है, तो इसकी PDF आपको डिटेल में चाहिए तो 99 रुपीज़ आपको पेड करने पड़ेंगे, ये है वो है। ठीक है, आपको मैं सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप एक लाइक कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, जो अपना परिवार वगैरह है या फिर जो ये चैनल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करो, ग्रो करे ये चैनल। ठीक है, थोड़ा परिवार को बढ़ाओ और बच्चों को लेकर आओ। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, इसी तरह का डाटा देखने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ A1 क्वालिटी का आपको डाटा प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि मेरे को ठीक है A1 क्वालिटी का कंटेंट है अपने पास और जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और आप देख भी रहे होगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं आपको कह दूँ कि 99 रुपीज़ पेड करो या फिर 59 पेड करो या फिर 49 पेड करो, ठीक है, तो आप भाग के पेड करोगे। ठीक है, आप भाग के पेड करोगे, क्योंकि आपको यहाँ तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ठीक है, और फ्री की वैल्यू इंडिया में है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको देख लो फ्री में ही सब कुछ एकदम डिटेल में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना होना तो जो और चैनल वाले डिटेल में वीडियो बनाते हैं या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई हो, तो आप वहाँ जाके मेरे डाटा को कंपेयर करके देख सकते हो। लेकिन किसी ने कहीं सही कहा है कि इंडिया में फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कह देना कि 199 में, ठीक है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर PDF मिल जाएगी, तो आप धड़ाधड़ पेड करोगे वहाँ पे। ठीक है, 200 रुपये आजकल में कुछ नहीं आता, 200 रुपये, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हो। फ्रेंड्स, इसी वजह से मेरा मन नहीं करता आप लोगों को पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो। ठीक है, जो मैंने एक बार कमिटमेंट की है तो उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन लाइक करने से ये है कि भाई मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सामने वाले को पसंद आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इससे भी अच्छा डाटा चाहिए, ठीक है, एकदम हार्ड क्वालिटी का, तो जो भी आपके मन में हो, अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करो या कमेंट करो या डिसलाइक करो, आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है। अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, डाटा आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल इनएक्टिव हो, मतलब बिल्कुल बुझे हुए चूने की तरह पड़े रहते हो, कुछ कोई रिएक्शन ही नहीं देते। अब मान लो मैं कुछ मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन पढ़ा दूँ, ठीक है ना, आप वो उसको भी देख लोगे, और एकदम हार्ड में पढ़ा रहा हूँ तो आप कुछ मतलब रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो। ठीक है ना, तो मैं आप लोग समझ जाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो। ठीक है ना, फ्रेंड्स को बताओ, वीडियो वगैरह शेयर करो। ठीक है ना, ताकि जो हमारा चैनल है या हमारा जो फैमिली है, ठीक है ना, तो इसको ग्रो करवाओ थोड़ा। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करो यार, जो मैं सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। ठीक है, तब जाके और मज़ा आएगा। लेकिन आने वाली जो वीडियो वगैरह होंगी, ठीक है, और A1 क्वालिटी का डाटा आपको मिलेगा, क्योंकि अभी हम बुकें देख रहे हैं। ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह है, जो रामचरण शर्मा की बुक है, ठीक है, तो ये अभी हम बुक देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसकी बुक के बाद जो मैं आपको अपना डाटा प्रोवाइड कराऊंगा ना, जिनसे मैं पढ़ता था या फिर मैं पढ़ता हूँ नोट्स से, ठीक है, वो डाटा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, एकदम हार्ड क्वालिटी का ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम 90% टफ है। ठीक है, 90% टफ है, 10% ईजी रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास डाटा है ना, जो मेरे खुद के नोट्स वगैरह हैं, तो 95% टफ है, और बाकी जो 5% है वो ही आपको आता होगा। ठीक है, 90% एकदम हार्ड लेवल का डाटा है, जो कि आपके सर के ऊपर से जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतना हार्ड ना पढ़ाऊँ आपको अभी से। ठीक है, लेकिन जब UP PCS का एग्ज़ाम वगैरह आ जाएगा नज़दीक, यानी कि जनवरी के बाद, ठीक है, लगभग जून जुलाई में एग्ज़ाम है। ठीक है,
2023 का UPPCS का, तब मैं आपको जनवरी से लेकर जून तक जो प्री की प्रैक्टिस सेट होंगे ना, तब वो हार्ड लेवल का डाटा आपको वहाँ से कराऊँगा। लेकिन अभी हमारा प्राइम टारगेट है इन बुक को कंप्लीट करने का, ठीक है ना। NCERT की बुक से मैं आपको चला रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी वगैरह। और जैसे ही हमारी तीनों बुक कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम चलेंगे बायोलॉजी पर, ठीक है ना, बायो पे चलेंगे और बायो के बाद चलेगी पॉलिटी, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, बस आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों को ऐसा ही डाटा प्रोवाइड कराता रहूँ। अदरवाइज़ देखो मैं भी जॉब करके आता हूँ, ठीक है ना, और ये बॉडी है, ठीक है ना, थोड़ा रेस्ट मांगती है, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो रहने दो, रेस्ट वगैरह हम रात को करेंगे, बट आप लोगों को पढ़ाया जाए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कुछ भी मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल, फिर ऐसे बिल्कुल मेरा भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित, ठीक है ना। 70 नंबर देखिए क्या कहता है, अंग्रेजों, ठीक है ना, अंग्रेजी में से, ठीक है ना, निम्नलिखित अंग्रेजी में से कौन सा सर्वोत्तम भगवत गीता, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप CD का फालतू क्वेश्चन है, लेकिन UPPCS में कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछता है कि भगवत गीता, ठीक है ना, भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था या फिर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है ना, याद रखना। आगे चलिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था, तो ये थे BGT, ठीक है ना, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, भारत में पहला, ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में पहला समाचार पत्र उदंड मार्टंड कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था बताइए कोलकाता से, ठीक है ना। और ये पूछ ले कौन प्रकाशित करता था, पंडित जुगल किशोर, ठीक है ना, पंडित जुगल किशोर। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन ये बना कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो उदंड मार्टंड, ठीक है ना। ये कब प्रकाशित होता था, तो ये था 1826 में आता था। कहाँ से आता था, कलकत्ता से आता था। कौन निकालता था, तो पंडित जुगल किशोर, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा प्रेरणा के लिए जाना जाता था, तो ये थे दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है, ठीक है। आगे चलिए, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906 को, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर 19वीं शताब्दी में सभी महान पत्रकार थे, तो ये दुर्गादास पत्रकार नहीं थे, ठीक है। शिशिर कुमार घोष, जेम्स अगस्टस हिक्के, या फिर ये कई जगह हिक्की भी लिखा मिलता है ऐसे, ठीक है। तो हिक्की भी लिखा मिलता है, तो आप घबराना नहीं। और कस्तूरी रंगा अय्यर, ठीक है, तो ये इवन ग्वाडली के 19वीं शताब्दी के पत्रकार थे, यानी कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे चलिए, लाहौर, ठीक है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना तो ये लाला हंसराज ने की थी, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए, 77वां नंबर देखिए, निम्न में से किसको सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी, ठीक है, तो सेंसरशिप लागू की थी बेलेजली ने। आगे देखिए, ये UPPCS का पूछा, क्या कहते हैं, UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश, ठीक है ना, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का प्रारंभ कारण क्या था, तो बताइए क्या था तात्कालिक कारण। तो ये देखिए, जो मैंने शुरू में बताया था ना, अंग्रेज भारतीयों को पढ़ा लिखा कर, मतलब ये देखिए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीयों को शिक्षित होने की आवश्यकता थी, ठीक है ना। मतलब ये भारतीय वगैरह लोगों को पढ़ा लिखा कर छोटे मोटे पोस्ट यानी कि ग्रुप CD की पोस्ट क्लर्क वगैरह लगाना चाहते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है, के प्रेस लाइसेंसिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, 879 नंबर देखते हैं क्या कहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये के पहले नहीं आना था, ये के यहाँ आना था, ठीक है ना। प्रेस के सेंसर, ठीक है ना, प्रेस के लाइसेंसिंग विनियमों के उपबंध के अनुसार, ठीक है ना, जो प्रेस के लाइसेंसिंग विनियमों के उपबंध के अनुसार, ठीक है ना। तो ये उपबंध के अनुसार क्या कहता है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक पुस्तकालय तथा समाचार पत्र के लिए यह आवश्यक था कि वह उस मुद्रक व प्रकाशन, ठीक है ना, प्रत्येक पुस्तक व समाचार पत्र के लिए यह आवश्यक था कि वह उस मुद्रक प्रकाशन का नाम छापा हो, ठीक है, तथा उसकी एक प्रति स्थानीय प्रशासन को निःशुल्क दी जाए, ठीक है। तो ये था प्रेस लाइसेंसिंग विनियमों का उपबंध, ठीक है। ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वहीं से उठाए हुए हैं मैंने, ठीक है। आगे देखिए, भारत में उपनिवेशी संदर्भ, ठीक
ठीक है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 का एल्बर्ट बिल विवाद का उद्देश्य क्या था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। 1800 की एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, ठीक है। तो एल्बर्ट बिल विवाद था ये, ठीक है, हमारे भारतीय वगैरह थे, ठीक है। भारतीय वगैरह कोई क्राइम वगैरह कर देते थे तो वो अदालत में केस जाता था, अदालत में बैठा होता था, जो जज होता था वो यूरोपीय होता था या फिर अंग्रेज, ठीक है। यानी कि वो जो अंग्रेज जज होता था तो हमारे भारतीय लोगों को काफ़ी कठोर सज़ा दे देता था, मतलब लंबी लंबी सज़ाएँ देता था। लेकिन अगर कोई अंग्रेज क्राइम करे, ठीक है, तो वो उसका केस अदालत में जाता था, तो क्योंकि जज तो अंग्रेज है, ठीक है, तो वो अंग्रेज का सपोर्ट करता था और अंग्रेज को छोटी मोटी सज़ा देकर छोड़ देता था, ठीक है। तो समझ गए होगे, मतलब भारतीय और अंग्रेजों के बीच में जो सज़ा का प्रावधान चल रहा था तो उसका निपटारा करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए एल्बर्ट बिल विवाद देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक अदालतों में दंडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोप लोगों की बराबरी पर लाना, ठीक है। जो मैंने बता दिया, मतलब कोई अंग्रेज वगैरह क्राइम करता था तो उसको छोटी मोटी सज़ा दे देता था ये अंग्रेज जो कि जज था, ठीक है, और भारतीयों को कड़ी सज़ा देता था। तो वही बात बताई गई, भारतीय और यूरोपीय लोगों की सज़ा को या फिर क्राइम की आधारिकता को या फिर दंडी को अपराध को बराबरी पर लाना, ठीक है। समझ गए होगे। 81 नंबर देखिए, ठीक है। 1830 के दशक में, ठीक है, 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यवादियों के बीच, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यवादियों के बीच हुई बहस में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी, तो चलिए देखिए आंग्लिक संस्कृति, ठीक है। आंग्लिक संस्कृति और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे, ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए आंग्लिक संस्कृति के ग्रंथों में मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे परंतु फारसी मुद्रण जारी रखना चाहते थे, ऐसा गलत है, ठीक है। फारसी भी कमी करना चाहते थे। तीसरा देखिए प्राच्यविद अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वर्तिका चाहते थे, ठीक है, तो तीसरा सही है, यानी कि दूसरा हमारा गलत है। आगे देखिए प्राच्यविदों ने दिल्ली में एक नया संस्कृत विश्वविद्यालय प्रारंभ किया, तो ये गलत है, ठीक है, यानी कि पहला तीसरा सही है। तो ये देखिए 82 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में धामी शिक्षा के सुविख्यात पक्षधर थे, तो बताइए धामी शिक्षा के पक्षधर में कौन कौन था यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये थे सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, बेगम रुकमैया, सखावत हुसैन और केशव चंद्र सेन, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी का इससे कोई लेना देना नहीं था, यानी कि 1 2 3, ये देखिए, ठीक है, 1 2 3। आगे चलिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था, तो बताइए। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1876-78 के बीच अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण, ठीक है। मतलब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश करा जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो भारतीय समाचार पत्रों को मतलब इन्होंने बैन लगा दिया था, तो उसका कारण क्या था। तो ये बंगाल में जो अकाल वगैरह पड़ा था, ठीक है, 1876-77 में बंगाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण, ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने लगा दिया था क्या, भारतीय समाचार पत्रों पर बैन, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा बंगाल विभाजन की तरफ, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा एकदम डिटेल में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बंगाल विभाजन, ठीक है, यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए बंगाल विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था तो ये झंडूबाम करजन, ठीक है। आगे चलिए 1905 में करजन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा, तो ये कब तक बना रहा, ये देखिए सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में करजन के अधिनियम को निरस्त करे जाने तक, ठीक है। यानी कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो ये 1911 में निरस्त किया था जॉर्ज पंचम ने आकर, ठीक है, दिल्ली में दरबार लगा था। तो ये देख लीजिए आंसर, बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बंग, ठीक है। यानी कि बंग विभाजन के बाद यानी कि बंगाल विभाजन की योजना किस वायसराय ने क्रियान्वित की थी, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बना है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, तो बताइए। तो ये कर्जन ने
बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अंतिम शताब्दी के पृथक ठीक है ना, अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रचार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है ना, तो ये था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बंगाल का विभाजन हुआ था ना। ठीक है ना, तो यही तात्कालिक कारण हो सकता है। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का प्रमुख कारण क्या था। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बना, बंगाल विभाजन का कारण था। ठीक है ना, आगे देखिए, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ये एंड्रयू फ्रेजर था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन ठीक है, तो ये रद्द किया गया या फिर बंगाल विभाजन समाप्त किया गया था 1911 में। आगे चलिए, बंग भंग आंदोलन का उकसाया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन को उकसाया था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, इसी वजह से लोग वहाँ पर भयभीत हो गए थे। आगे चलिए, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार सुझाव करने का तो ऐसा सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, मतलब बाइकआउट करने का सुझाव तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह देते हैं ना, यानी कि कृष्ण कुमार मित्र। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था इसके। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन था, तो ये था स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बना। ठीक है, समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था। ये सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। तो ये बंगाल विभाजन के आंदोलन के दौरान। 18वां नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 18 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारकों में से किसके लिए उत्तरदायी था। तो बताइए, ये बंगाल के विभाजन। ठीक है, ये देख लीजिए, हम बंगाल का विभाजन पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, 19वां नंबर क्या कहता है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था, तो ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, 20वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में थे। तो दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो ये चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है, ये नाम ही मद्रासी लग रहा है। ठीक है, आगे चलिए, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इसमें मुसलमान जनों का समर्थन वगैरह प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो ये मैंने गलत ढूंढना था। आगे देखिए, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ है, किसके विरोध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ठीक है, तो दोबारा विभाजित हुआ। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, किसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो ये 1911 में दोबारा विभाजित हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, यहाँ समझ लेना, बंगाल का 2 बार विभाजन हुआ था। ठीक है, और फिर जॉर्ज पंचम आया था। ठीक है, तो उसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था 1911 में ही। ठीक है, तो याद रखना। आगे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख अप्रभावित क्षेत्र था। तो बताइए कौन। ठीक है, यहाँ बताना है, आंदोलन में प्रमुख अप्रभावित रहा था। तो बताइए, तो ये हो जाएगा, कृषक इससे नहीं जुड़े थे और मुसलमान तो दूर ही रहते थे। ठीक है, आंदोलन वगैरह से, यानी कि दूसरा तीसरा आंसर है। ठीक है, हमारा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दूसरा तीसरा ही है। ठीक है, ये लोग इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो बताइए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए थे। तो बताइए, ये चलाया था बाइकआउट का। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 हमारा आंसर है। ठीक है, बाइकआउट किया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था, राष्ट्रीय शिक्षा चलाई थी, लेकिन असहयोग आंदोलन आई थिंक 1920 वगैरह का था। ठीक है, आगे चलिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव अपनाया था? तो ये था बनारस का अधिवेशन 1905। डिफेंस। आगे चलिए, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो ये था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत करना। ठीक है, यानी कि नए राज्यों में हिंदुओं को कम करना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे ही पढ़ने से सही लग रहे हैं। बंगाल। ठीक है, बंगाल विभाजन का प्रमुख बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, यानी कि प्रमुख कारण क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली राष्ट्रवाद में वृद्धि को दुर्बल करना। ठीक है, बंगाल में जो भी राष्ट्र वगैरह था, ठीक है, बंगाल में जो भी राष्ट्रवादी थे बंदे, तो उनकी मानसिक शक्ति को या फिर उनको दुर्बल करना, यानी कि उनको कमज़ोर करना। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण था। आगे देखिए, असहयोग और बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? तो ये थे BGT। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की देन थी। आगे देखिए, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो ये था भोलानाथ चंद्र। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? तो ये सभी। ठीक है, यानी उग्रवाद, सांप्रदायिकवाद, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए, 33 नंबर क्या कहता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कदम सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, सैयद हैदर राजा भारत के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ हो रही है भारत में। ठीक है, भारत में नहीं कर रहे थे ये, पूरे भारत में ये कर रहे थे सिर्फ दिल्ली में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, या फिर तिरस्कार करना, या फिर बाइकआउट करना। ठीक है, आगे देखिए, 35 नंबर क्या कहता है? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रपंथी से नेतृत्व किया और इसका नेतृत्व उस अधिक व्यापक प्रदर्शन प्रेरित हुआ जिससे पूरे आंदोलन के दौरान पोषित निम्नलिखित में से कौन सा एक इस दर्शन पर आधारित अनवरत आंदोलन था तथा यह एक विशिष्ट आंदोलन नहीं था? ठीक है, तो बताइए किसकी बताइए। ये हो जाएगा। ठीक है, आप यहीं से पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो रही है बात किसकी? स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्च एवं क्वालिटी का व्यवहार है? तो ये कहा था, बताइए। ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्ण और बाद के मध्य एक बेहतर संपर्क था? ठीक है, तो ये बताइए। ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि पहले तो ये जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो ये इसके आलोचक थे। ठीक है, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर पहले इसकी बुराई वगैरह करते थे, किसकी? स्वदेशी आंदोलन की। लेकिन बाद में, ठीक है, और ये बाद में और इसके बाद, ठीक है, और बाद में, पूर्व में और बाद में इसके मध्य इसके अच्छे संबंध हो गए थे। ठीक है, यानी कि इस आंदोलन की ये बढ़ाई वगैरह करने लगे थे। पहले ये इसका विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे कंडीशन इनको समझ आने लगी तैसे तैसे मतलब इसके संबंध स्वदेशी आंदोलन से अच्छे होते गए। किनके? रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, तो ये देख लीजिए। 38 नंबर देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बांग्ला, जो बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम को पुरस्कृत किया। ठीक है, और बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो ये लॉलीपॉप है। तो वंदे मातरम यानी कि अमार सुनार बांग्ला लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। ठीक है, आगे देखिए, मैडम कामा ने 1907 में तिरंगा फहराया था। तो ये कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन स्टुटगार्ट तो है, और ये जर्मनी में ही पड़ता है। आगे देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. निवेंसन जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे ये। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय महात्मा गांधी थे डरबन में। ठीक है, यानी कि डरबन पड़ता है अफ्रीका में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इनमें लोगों से, ठीक है, इनमें लोगों से सरकारी पदों पर इस्तीफा देने, ब्रिटिश न्यायालयों से दूर रहने, स्कूल और कॉलेजों से हट जाने तथा चुनावों का बहिष्कार करने
का आग्रह किया। ठीक है। दूसरी ओर स्वदेशी वस्तुओं की खासकर खादी और हस्तनिर्मित कपड़ों का अभियान था। ठीक है। तो बताइए किसकी बात हो रही है? तो ये हो रही है असहयोग आंदोलन की। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है। तो देख लीजिए, बहुत लंबी PDF थी ये, इसीलिए बहुत लंबी वीडियो बनी है। ठीक है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। तो आप थोड़ा इस चैनल को ग्रो करवाइए, अपने परिवार को बढ़वाइए। ठीक है। तो A1 क्वालिटी का डाटा देखने के लिए तो आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। ठीक है। देख लीजिए, बहुत लंबी PDF थी, लगभग 90 पेजों की थी। ठीक है। जो कि लगभग 170 प्लस क्वेश्चन थे। ठीक है। जो मैंने 1 घंटे 10 मिनट में ही करवा दिए, लगभग 70 मिनट में ही। ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा हो। ठीक है। तो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। ठीक है। तो आने वाली जो पार्ट होगा, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 10। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।